Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 24th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. कल 23 जनवरी जिसे हम पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सो इस मौके पे पराक्रम दिवस के दिन इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम अनवील किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं. उनका जो रोल उन्होंने प्ले किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसे स्टडी करते हैं. तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एक बार क्विकली सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं. सो सुभाष चंद्र बोस इनका बर्थ 23 जनवरी 1897 में होता है कटक उड़ीसा डिवीज़न ऑफ बंगाल प्रोविंस. एंड इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की एजुकेशन या अर्ली लाइफ की बात करें तो याद रखिएगा 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन क्लियर किया था. हाउएवर उन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया था. Subhash Chandra Bose, he was highly influenced by विवेकानंद टीचिंग एंड जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे. हाउएवर अगर हम सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो उनकी जो पॉलिटिकल मेंटोर थे ही वाज चित्तरंजन दास. एंड इसीलिए सुभाष चंद्र बोस पहले चित्तरंजन दास के न्यूज़पेपर विच वाज फॉरवर्ड न्यूज़पेपर में एज एडिटर काम करते थे. ये भी आपको पता होना चाहिए कि चित्तरंजन दास जी का एक न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड एंड उस फॉरवर्ड में सुभाष चंद्र बोस एज एडिटर काम किया करते थे. बट लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस ने अपना न्यूज़पेपर अपना खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा स्वराज. तो ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन भी बन के आ सकता है. आपको पता होना चाहिए स्वराज न्यूज़पेपर was started by सुभाष चंद्र बोस. नाउ अगर हम सुभाष चंद्र बोस की एसोसिएशन देखें कांग्रेस के साथ तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस was strongly in the favor of स्वराज इंडिपेंडेंस. वेयर एज उस टाइम पे उन्होंने मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी विच वॉज टॉकिंग अबाउट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इसे उन्होंने ओपनली अपोज किया था. इसी के साथ साथ सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पार्टिसिपेट किया. एंड जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की सस्पेंशन हो रही थी इस सस्पेंशन को उन्होंने अपोज किया कि ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए. सो ही ओपनली अपोज द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. एंड साथ ही में जो गांधी इरविन पैक्ट था 1931 का जिसके बाद CDM वापस लिया गया उन्होंने इसको भी अपोज किया. 1930s के दौरान वो जो लेफ़्ट पॉलिटिक्स थी कांग्रेस के अंदर अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू एंड M.N. रॉय उनके साथ उन्होंने बहुत ही क्लोजली इसमें काम किया. एंड यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना दैट सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे 1938 में हरिपुरा में जो इलेक्शंस हुए उसे सुभाष चंद्र बोस ने जीता. एंड उसके बाद अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे उसे भी सुभाष चंद्र बोस ने जीता. एंड 1939 में जो नेक्स्ट कैंडिडेट थे दे वर बैक्ड बाय गांधी जी. दे वर बेसिकली पताभी सीतारमैया. एंड पताभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीतते हैं. हाउएवर दे हैड सम इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद गांधी जी एंड देयरफॉर जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने रिज़ाइन किया एंड ही लेफ्ट द कांग्रेस. एंड उनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया. उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी. उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा द फॉरवर्ड ब्लॉक. एंड इसका मेन पर्पस था
कि जो पॉलिटिकल लेफ़्ट है और जो उसको इकट्ठा करना, और इस पूरी पार्टी का जो मेन सपोर्ट ग्रुप था, जो मेन सपोर्ट बेस था, वो बंगाल के अंदर था। ना जब भी सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र होता है तो इंडियन नेशनल आर्मी INA का जिक्र भी होता है। तो बेसिकली जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बाद सिंगापुर पहुंचते हैं, एंड सिंगापुर विच वाज मेनली कंट्रोल्ड बाय जापानीज़, वहाँ पे जाकर सुभाष चंद्र बोस ने एक फेमस नारा दिया, एक फेमस कॉल दी, जिसे हम कहते हैं दिल्ली चलो। एंड साथ ही में ही अनाउंस कि द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, और साथ ही में वहाँ पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को भी फॉर्म किया ऑन 21 अक्टूबर 1943। ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इंडियन नेशनल आर्मी सबसे पहले इट वाज फॉर्म्ड अंडर मोहन सिंह, एंड जिसके बाद में 1943 में इसका जो कमांड है, इसका जो कंट्रोल है, वो किसके पास आता है? हमारे सुभाष चंद्र बोस के पास। इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर बेसिकली वो इंडियन प्रिजनर्स थे, बेसिकली प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमें यहाँ पे जो फाइट कर रहे थे, दे वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन आर्मी, एंड दे वर कैप्चर्ड बाय जापान। उनको जापान ने कैप्चर किया था इन द रीजन ऑफ मलेशिया एंड सिंगापुर। तो उन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मिलकर ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई, एंड इट फॉट द अलाइड फोर्सेस। ये 1944 में इंडिया के बॉर्डर के अंदर जो इम्फाल वाला एरिया है, जो बर्मा है, म्यांमार वाली साइड है, वहाँ पे INA ने जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनके साथ फाइट किया। एंड जिसके बाद 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के वो लोग जो लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सो ब्रिटिशर्स इवन पुट देम ऑन ट्रायल, एंड जिसकी वजह से कंट्री वाइड एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखने के लिए मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जुड़ी हुई हैं। However, it is said that Subhash Chandra Bose died in 1945. There was a plane crash near Taiwan, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई। एक और चीज़ जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ एक अवार्ड जिसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये बेसिकली एक एनुअल अवार्ड है जिसके अंदर वो इंडिविजुअल्स या वो इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दी हो या फिर सेल्फलेस सर्विस दी हो इन केस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनको यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। सो दिस एंटायर अवार्ड इज़ फॉर इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसीलिए इसका नाम है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस अवार्ड को हर साल 23 जनवरी जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन दिया जाता है। एंड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसे अवार्ड मिल रहा है तो उसको 51 लाख का प्राइज़ दिया जाता है, वेयर अगर किसी इंडिविजुअल को उनकी सेल्फलेस सर्विस के लिए अवार्ड मिल रहा है सो द सम इज़ ऑफ 5 लाख रुपीज़। एंड इसीलिए इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसे कमोमोरेट करते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट दे विल इंस्टॉल अ ग्रेट स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में है। एलिफेंट कॉरिडोर्स को समझते हैं। सबसे पहले एलिफेंट्स को समझते हैं, उनकी कंजर्वेशन, क्या थ्रेट्स हैं, पहले वो देखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर एलिफेंट कॉरिडोर्स को लेकर क्या कहा गया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर साल 12th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड एलिफेंट डे। यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। एवरी ईयर 12th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एलिफेंट डे। और ये सेलिब्रेशन क्यों की जाती है? इट इज़ डन to spread awareness for conservation and protection of largest mammal on the earth। तो हर साल 12th अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2012, इसे 2012 में लॉन्च किया गया, एंड मेन इसका जो एम था वो यही था कि ताकि जो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं इसके लिए हम दुनिया भर की जो अवेयरनेस हैं वो लेकर आ सकें। एलिफेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीशीज़ होते हैं किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेकर, एंड हमारे पास यहाँ पे दो तरह से हम एलिफेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, एशियन एलिफेंट्स एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स में हमारे पास फर्दर 3 सब स्पीशीज़ आती हैं। तो एशियन एलिफेंट्स फर्दर 3 तरह के हो सकते हैं।
वी हैव इंडियन एशियन एलिफेंट्स, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। तो एशियन एलिफेंट्स के अंदर 3 सब स्पीशीज़ आ गई, इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। अगर हम इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन देखें तो 20,000 to 40,000 के बीच में ये प्रेजेंट है। एंड जो इंडियन सब स्पीशीज़ है, एशियन के अंदर जो इंडियन सब स्पीशीज़ है, ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट रेंज कवर करती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर रिमेनिंग एलिफेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट। एंड इंडिया में इंडियन एलिफेंट्स जो हैं, इनका जो नंबर है दैट इज़ अराउंड मोर देन 28,000, एंड जिसमें से 25% सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में रहते हैं। तो इंडिया के अंदर 25% जो एलिफेंट्स हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन कर्नाटका। अब यहाँ से वी नीड टू नो दी IUCN स्टेटस एज वेल। जो हमारे जो एशियन एलिफेंट्स हैं, इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इनको शेड्यूल 1 में डाला गया है। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के अंदर भी इनको शेड्यूल 1 में डाला गया है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड है तो इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वेयरएज अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट्स देखें तो अफ्रीकन एलिफेंट्स की फर्दर सिर्फ 2 सब स्पीशीज़ होती हैं। वन इज़ सवाना एलिफेंट एंड द अदर वन इज़ फॉरेस्ट एलिफेंट। जो सवानाज हैं, आप जोग्राफी में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके पास ग्रासेस होती हैं, बुशेस होती हैं, तो इसीलिए इसको बुश एलिफेंट भी बोल देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव फॉरेस्ट एलिफेंट। इनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इट इज़ अराउंड 4 लाख, एंड इसीलिए एज़ कम्पेयर टू द एशियन एलिफेंट्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं दे आर मोर अबंडेंट, एंड देयरफॉर IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये एंडेंजर्ड नहीं है, दे आर ओनली वल्नरेबल। लेकिन 2020 में भी ये दोबारा न्यूज़ में आए थे, बिकॉज अफ्रीका का जो बोट्सवाना है, वहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट के बहुत ज़्यादा डेथ केसेस देखने के लिए मिले थे। हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से 2020 में भी अफ्रीकन एलिफेंट्स का मेंशन हमारे न्यूज़पेपर्स में काफ़ी हुआ था। एलिफेंट्स की कंजर्वेशन को लेकर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। वेल, एलिफेंट का जो नंबर है वो तो ना तो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है, कोई भी ड्रास्टिक चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। हाउएवर एलिफेंट के जो हैबिटैट्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया जाता है 1992 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका मेन एम ये था कि वो स्टेट्स जिनके अंदर ये वाइल्ड एलिफेंट्स प्रेजेंट हैं, वहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, और ऐसे मेजर्स हम लें जिससे कि इन एलिफेंट्स का जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योर हो सके। जब एलिफेंट्स के हैबिटेट को हम डिग्रेड करते हैं, एलिफेंट्स जंगल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम जंगल काट के वहाँ पे हम रहना शुरू कर देते हैं, तो जब एलिफेंट वापस आते हैं वहाँ पे तो उनको उनके घर नहीं दिखते, वहाँ पे उनको उनके पेड़ नहीं दिखते, और बदले में वहाँ पे मैन पहुँचा हुआ होता है, जिसकी वजह से बहुत बार हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं। तो अगर हम एनिमल्स के हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें कंजर्व करेंगे, तो डेफिनेटली जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी रिड्यूस हो पाएगा। एंड साथ ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन एम भी यही है ताकि हम साइंटिफिक और प्लान्ड मैनेजमेंट कर सकें फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स। साथ ही में एलिफेंट्स की बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, इलीगल आइवरी ट्रेड, एंड जिसकी वजह से अननेचुरल डेथ भी एलिफेंट्स को की हो जाती है। इन सब को प्रिवेंट करना और एलिफेंट्स की लॉन्ग लाइफ को इंश्योर करना, दिस वाज द एम ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसे 1992 में लॉन्च किया गया। हालांकि ये जो न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के अंदर एलिफेंट कॉरिडोर की बात की गई है, तो हमें पता होना चाहिए एलिफेंट कॉरिडोर क्या है। सो इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेच और अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्टेड लैंड, एक पूरा का पूरा ऐसी स्ट्रिप, एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो कि 2 हैबिटेट्स को या फिर बड़े हैबिटेट्स को एक दूसरे से लिंक करता है। 2 बड़े बड़े जंगल हैं, वो आपस में इसके थ्रू लिंक होते हैं, क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं ये बहुत वॉन्डर करते हैं, ये एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो जो रास्ता ये फॉलो करते हैं, जिस लैंड से होकर ये गुजरते हैं, उस रास्ते को कहा जा रहा है एलिफेंट कॉरिडोर।
तो बेसिकली ताकि जो एलिफेंट्स हैं ये अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक सेफली मूव कर सकें, उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एंड उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रिप्स को डिफाइन किया जाता है, लैंड को छोड़ा जाता है और इसे कहा जाता है एलिफेंट कॉरिडोर। इंडिया में इस वक्त टोटल 88 ऐसे एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें 20 कॉरिडोर्स साउथ इंडिया के अंदर हैं और 22 कॉरिडोर्स नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने एलिफेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इंडिया के अंदर। तो 20 कॉरिडोर्स साउथ इंडिया में हैं, 20 कॉरिडोर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैं और 20 कॉरिडोर्स इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जो जंगल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले जो एरिया में हैं वहाँ पे हैं। कुछ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी हैं और कुछ बंगाल में भी हैं। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस पैसेज को सेव करना, उस पैसेज को आइडेंटिफाई करना जिसके थ्रू एलिफेंट्स अपने हैबिटेट्स के बीच में मूव करते हैं। ना एलिफेंट कॉरिडोर करते क्या हैं, ये होते क्या हैं, ये हमें समझ में आ गया। ये एलिफेंट्स को दो हैबिटेट्स के बीच में जो रास्ता वो फॉलो करते हैं, जो पाथ वो फॉलो करते हैं, उसे हम कॉरिडोर कहते हैं। बट ये जो कॉरिडोर्स हैं इनको लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज जो है हैबिटेट लॉस का है। सपोज़ रास्ते में कोई रोड बन गई, रेलवे बन गया, इलेक्ट्रिक फेंस वहाँ पे लग गया, कोई बिल्डिंग बन गई, कोई रिजॉर्ट बन गई, इसके वजह से जो हैबिटेट है उसका लॉस होता है, क्योंकि जो डिग्रेड हो जाता है हमारे पास वो जो एरिया है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है, जिसे हम कह देते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हो जाना, जिसकी वजह से जो कॉरिडोर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड जो पाथवे हमारे एलिफेंट्स लेने वाले थे उसके अंदर रुकावट हो जाएगी। देन इसके अलावा कोल माइनिंग और आयरन ओर माइनिंग, ये भी बहुत बड़ा खतरा है एलिफेंट कॉरिडोर्स को लेकर। स्पेशली अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, जहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेट्स आ जाती हैं जो कि मिनरल रिच स्टेट्स हैं, लेकिन यहीं पे हमारे पास एलिफेंट कॉरिडोर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे अगर ये रिसोर्सेज हैं तो माइनिंग भी होगी। तो जब माइनिंग की जाती है तो जो हैबिटेट के बीच का जो कॉरिडोर था उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है एंड ये बहुत बड़ा थ्रेट है स्पेशली इन द सेंट्रल इंडिया। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर बहुत ही सीरियस पोचिंग प्रॉब्लम है। जो एलिफेंट की आइवरी है फ्रॉम देयर टस्क वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, तो पोचिंग बहुत होती है। तो अगर हम कॉरिडोर्स को मेंटेन नहीं करेंगे और एलिफेंट अंडर कंजर्वेशन मूव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो पोचिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफेंट्स को बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रेजिंग ग्राउंड्स चाहिए होते हैं एंड जो ये रिजर्व्स हैं, जो ये कॉरिडोर्स जहाँ से गुजरते हैं वो ज़्यादातर उनको अकोमोडेट ही नहीं कर पाते। तो अगर जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो जो एलिफेंट्स हैं दे मूव समवेयर एल्स, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, वो कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता है कि वो ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और एलिफेंट रेडिंग होती है, या फिर जब एलिफेंट्स जाकर खेतों में जो फसलें हैं उसे ख़राब कर देते हैं एंड अल्टीमेटली वी सी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो सबसे पहले तो जहाँ पे भी हमें आसपास अगर प्रोटेक्टेड एरियाज़ दिख रहे हैं और जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं तो पहले तो उन कॉरिडोर्स को फ्यूज़ कर दीजिए, उस पूरे एरिया को प्रोटेक्शन ग्रांट कीजिए ताकि जो एलिफेंट्स हैं वो कंजर्व्ड रहें। साथ ही में जब हम एलिफेंट कॉरिडोर को सिक्योर करते हैं जो एनिमल मूवमेंट है उससे वो सिक्योर होती है एंड साथ ही में जो हैबिटेट है उसे भी रिस्टोर करना चाहिए। इसके अंदर लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है एंड जो फॉरेस्ट की जो फ्रैगमेंटेशन है हमें उसे रोकना होगा ताकि जो एलिफेंट्स हैं वो अपने बड़े ग्रेजिंग ग्राउंड में रह सकें और वहाँ से बाहर निकल के मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज ना हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आप अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स को पढ़ते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्विकली आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द नेम्स ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हमारे पास एक माइक प्रोग्राम है जिसका नाम है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो क्योंकि पोचिंग होती है, अनयूजुअल डेथ होती है एलिफेंट्स की, तो उसे लेकर हमारे पास माइक प्रोग्राम है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसे साउथ एशिया में स्टार्ट किया गया था मेनली 2003 में।
तो इसका मेन पर्पस ही यही है कि जो एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वो किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से डिसीजंस लें, ताकि जो वहाँ पे जो एलिफेंट पॉपुलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे मैनेज हो सके। मेनली इलीगल पोचिंग को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। सबसे ज़्यादा माइक साइट्स जो हैं वो अफ्रीका में हैं। देयर इज़ अराउंड 50 माइक साइट्स इन अफ्रीका एंड 28 साइट्स एशिया के अंदर हैं, एंड जिसमें इंडिया के पास 10 माइक साइट्स हैं। सो इंडिया हैज़ सम 10 माइक साइट्स, यू विल रीड अबाउट इट। हमारे पास चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग पटकाई है, ईस्टर्न द्वार्स एलिफेंट रिजर्व है, दियोमाली, गारो हिल्स, मयूरभंज, शिवालिक, मैसूर, नीलगिरी, वायनाड, ये कुछ 10 ऐसे एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो कि माइक के अंदर कवर होते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने पार्टनरशिप की विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एक कंपेन लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं हाथी मेरा साथी कंपेन, एंड इसे दिल्ली के अंदर 2011 में लॉन्च किया जाता है। कुछ 8 कंट्रीज़ हैं, एलिफेंट 8 कंट्रीज़, इंडिया, बोट्सवाना, कॉन्गो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे एलिफेंट बहुत ही अबंडेंटली मिलते हैं, उन्होंने मिलकर हाथी मेरा साथी कंपेन लॉन्च किया। साथ ही में इंडिया के अंदर एलिफेंट कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एलिफेंट टास्क फोर्स भी लॉन्च की इन 2010। एंड जिस तरह हमने कल के क्लास में बर्ड एटलस की बात की, हमारे पास एलिफेंट सेंसस भी इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। हर 5 साल के बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर हम एलिफेंट सेंसस कंडक्ट करवाते हैं। लास्ट एलिफेंट सेंसस 2017 में हुआ, जिसके अंदर जो कंट्री के अंदर जो एलिफेंट पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हुई एज़ कम्पेयर टू 2012 सेंसस। एंड साउथ इंडिया में मेनली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हमें एलिफेंट्स का मिलता है, एंड दैट टू इन कर्नाटका फॉलोड बाय केरला। तो इसी पूरे इशू को लेकर साउथ बंगाल में ये नोट किया गया है कि वहाँ पे जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसका जो हैबिटेट है वो फ्रैगमेंट हो चुका है, बीच बीच में पैची फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट बन चुका है, जहाँ पे आए दिन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का नुकसान हो रहा है। ह्यूमन का नुकसान भी हो रहा है, मैन का नुकसान भी हो रहा है, और एलिफेंट का नुकसान भी हो रहा है। तो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में भी किस तरह से जो डिग्रेडेशन है फॉरेस्ट का, फ्रैगमेंटेशन है फॉरेस्ट का, वो एलिफेंट कॉरिडोर्स को ख़राब कर रहा है। एंड इस आर्टिकल में ये शो किया गया है कि साउथ बंगाल के अंदर दोबारा जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे उसे रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। इस साल रिपब्लिक डे परेड के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनका जो टैब्ल्यू होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज ऑफ गुजरात, जिन्होंने 1922 के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया, और जो पूरा का पूरा मैसेकर जो इसकी वजह से हुआ उसकी यहाँ पे झांकी दिखाई जाएगी। गुजरात का जो ये जो टैब्ल्यू रिपब्लिक डे परेड में आ रहा है, इसका जो मेन थीम है दैट इज़ ऑन ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज, एंड जिसका मेन फोकस साबरकंथा 1922 का जो इंसिडेंट है उसके ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक स्टैचू बनाया जा रहा है ऑफ मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, जिन्हें वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो गांधी ऑफ कोलियारी भी कहते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा ये जो टैब्ल्यू है ये बेस्ड है। तो ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है इसके अंदर तकरीबन 1200 भील्स जो हैं, जो ट्राइबल्स थे, उनका मैसेकर हुआ, एंड ये बेसिकली वहाँ पे पाल, चित्राया एंड धदवाफ विलेजेस जो हैं वहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। मार्च 7, 1922 में अमाल की एकादशी, जो कि होली से बिल्कुल पहले आती है, उसको सेलिब्रेट करते हुए ये वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, जो विलेजर्स थे, उनका एक मेजर फेस्टिवल था। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो वहाँ पे हर रिवर है वहाँ पे गैदर होते हैं, एंड इस दौरान तेजावत की लीडरशिप के अंदर दे वर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू टैक्स, जो लगान ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स ने उनके ऊपर लगान इम्पोज किया था, वो उसके अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। आसपास के जो एरियाज़ थे गुजरात और राजस्थान के, वहाँ तक
इस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट पहुंचा, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे दे वर लुकिंग आउट फॉर तेजावत, एंड तब उन्हें इस गैदरिंग के बारे में पता चला कि ये सारे ट्राइबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ तेजावत ये हर रिवर के पास गैदर हुए हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस इंसिडेंट को लेकर ये कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स उस लोकेशन पे पहुँचते हैं तो अराउंड 2000 भील्स इसको लेकर अपने बोज एंड एरोज को तैनात करते हैं और इकट्ठे एम करते हैं टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, एंड जिसे लेकर वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर थे H.G. सटन, ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू फायर, एंड जो बुलेट्स थी वो उनको जाकर हिट करती हैं, एंड उस एरिया में 2 वेल्स थे, दे वर मेनली 2 वेल्स इन दैट एरिया, एंड कुछ ट्राइबल्स को आकर बुलेट्स ने हिट किया एंड सम ऑफ देम जम्प्ड इनटू दीज वेल्स, एंड जिसकी वजह से दिस वाज एन एंटायर मैसेकर, जिसे इवन जलियांवाला बाग ऑफ गुजरात कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने हाउएवर ये क्लेम किया कि इस पूरे इंसिडेंट में 22 पीपल वर किल्ड। हाउएवर इट इज़ बिलीव्ड कि इस पूरी की पूरी बैटल में दे वर अराउंड 1200 to 1500 पीपल हु डाइड। एंड इस पूरे इंसिडेंट को रिपब्लिक डे के अंदर गुजरात के टैब्लियो में रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहाँ पे ऑफिसर सटन जिन्होंने फायर का ऑर्डर दिया उनका भी स्टैच्यू बनाया जाएगा, एंड द आर्टिस्ट विल बी परफॉर्मिंग टू ब्रिंग टू लाइफ द पेन ऑफ ट्रेजेडी। तो बेसिकली आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पता होना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू टैक्स को लेकर ये सब कुछ हुआ, एंड किस तरह वहाँ पे जो पूरी स्टोरी अपने बैकग्राउंड माइंड में रखिएगा। एंड मोतीलाल तेजावत, जिन्हें गांधी ऑफ कोलियार्स कहते हैं, कि ये 1922 के इस साबरकंठा इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इन मेन पॉइंट्स को आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके अलावा आज के पेपर में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड श्री रामानुजाचार्य का जिक्र भी हुआ है, एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ गोइंग टू अनवील the world's second largest statue, which is the Statue of Equality in Hyderabad. 5th February को हैदराबाद के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है उसे अनवील किया करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है, तो हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए। कुल 216 फुट टॉल ये स्टैचू है, एंड ये जो स्टैचू है ये मेनली 11th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर सेंट रामानुजाचार्य का है, जो कि सिटिंग पोजीशन में यहाँ पे बैठे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो स्टैचू है जिसके अंदर रामानुजाचार्य सिटिंग पोजीशन में है, इसे पंच लोहा से बनाया जा रहा है। पंच लोहा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, जिंक, इन 5 मेटल्स को मिलाकर पंच लोहा बनाकर इस स्टैचू को बनाया जा रहा है, जिसका इनर पार्ट है दैट इज़ बिल्ट बाय 120 kgs ऑफ गोल्ड, जो कि सिंबलाइज कर रहा है 120 ईयर्स दैट द रामानुजाचार्य द सेंट विच ही स्पेंट ऑन दिस अर्थ, उस पीरियड को 120 ईयर्स के पीरियड को 120 kg गोल्ड के साथ रिलेट किया जा रहा है। नाउ ही वॉज बेसिकली बॉर्न इन 11th सेंचुरी, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ, एंड ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य। अगर हम वैश्विनिज्म की बात करें तो वैश्विनिज्म में ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, एंड इनको इलाया पेरुमल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द रेडियंट वन। एंड इनकी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, ये जो डिवोशनिज्म आया है, ये कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट से रिलेट करता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट। एंड वेदांता का एक सब स्कूल है वशिष्ठ अद्वैता, इनको वशिष्ठ अद्वैता का चीफ प्रपोनेंट माना जाता है, एंड इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखे हैं। कुछ भस से इन्होंने लिखे हैं फॉर ब्रह्म सूत्र, एज वेल एज भगवद गीता के अंदर भी इनके इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट हैं, और ये सब कुछ इन्होंने संस्कृत के अंदर लिखा है। ये जो वशिष्ठ अद्वैता स्कूल है ये बेसिकली वेदांता पॉलिसी का सब स्कूल है, एंड इसको नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल कहते हैं। इनका जो मेन थॉट है दैट इज़ ऑफ क्वालिफाइड होल, सब कुछ एक है, दैट ब्रह्मांड अकेला एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे मल्टीपल डाइवर्स चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं, एंड अगर हम सबको सम कर दें तो ये कुल मिलाकर एक ही बनाता है। सो अंडरलाइंग यूनिटी सबकी एक है। तो ये जो मेन फिलॉसफी है वशिष्ठ अद्वैता स्कूल की, एंड इस वशिष्ठ अद्वैता स्कूल के जो श्री रामानुजाचार्य हैं, ही वॉज द चीफ प्रपोनेंट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
I hope you guys enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.